देखो देखो हमारे पास अगला टॉपिक आता है बेटाट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना है जो बेटाट्रॉन है ये हमारे पास एक डिवाइस है। तुमने इस तरह के डिवाइस पहले ही पढ़े हैं। देखो एक पढ़ा था 12th क्लास में साइक्लोट्रॉन, उल्टा हो गया। देखो एक टॉपिक था हमारे पास साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या था जरा देखते हैं, ध्यान सुनना, सारी चीजें देखेंगे और ध्यान रखना दोनों हमारे पास काफी हद तक एक जैसे डिवाइस है। अगर ये काफी हद तक एक जैसे तो दो अलग अलग बनाए क्यों गए? सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पहले तो जरा साइक्लोट्रॉन को देखते हैं, फिर बेटाट्रॉन का फंक्शन देखेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है और इनके एप्लीकेशंस कहां कहां पर होते हैं। ध्यान रखना साइक्लोट्रॉन तुम्हारा 12th का सिलेबस था, यहां पर सिलेबस में नहीं है। ठीक है, देखो साइक्लोट्रॉन में हमारे पास दो डी शेप के ट्यूब होते हैं। ठीक है, इस तरह से डी शेप के दो ट्यूब होते थे और ये दोनों मिलकर के क्या करते थे, ये दोनों मिलकर के लगभग एक सर्कुलर पाथ बनाते थे। जब ये लगभग एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं तो यहां पर हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है, इस लगभग सर्कुलर पाथ में हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान सुनो, ये चार्ज पार्टिकल मूव करते तो, लेकिन ये हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन होता था ये एक ऐसे रीजन में होता था जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती थी। ठीक है, और सबसे जरूरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट होती थी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जब भी हम साइक्लोट्रॉन यूज करते तो साइक्लोट्रॉन में हमारे पास दो डी शेप के, ठीक है, दो डी शेप के ट्यूब होते हैं जिनको आपस में कनेक्ट करके कंप्लीट सर्कुलर रास्ता मिलता है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये ऐसे रीजन में रखा होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। कुछ याद है? यहां से हम पार्टिकल एंटर कराते थे, चार्ज्ड पार्टिकल एंटर होता था और फिर वो जैसे ही एंटर होगा तो वो सर्कुलर मोशन करता था। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर एंटर कराओगे चार्ज पार्टिकल को तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। अब इसमें क्या होता है, जब पार्टिकल यहां पर एंटर करता है तो सर्कुलर मोशन शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी रेडियस लगातार कम होती चली जाती है। इस चार्ज्ड पार्टिकल की रेडियस लगातार कम होती चली जाती है और फाइनली वो यहां पर आकर के रुक जाता है सेंटर पे। तो अब यहां पे जरा समझना, यहां पर हमारे पास साइक्लोट्रॉन में क्या क्या है। पहले सारी बातें ध्यान में रखो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, लेकिन यहां पर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होते थे, ध्यान रखना साइक्लोट्रॉन में हम लगभग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही यूज करते हैं। नेगेटिव यूज कर सकते हो लेकिन नेगेटिव यूज नहीं करा जाता है। क्यों? नेगेटिव थ्योरेटिकली तो वही काम करेंगे जो पॉजिटिव करेगा। अगर पॉजिटिव इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो नेगेटिव इसके अपोजिट घूमने लगेगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन नेगेटिव पार्टिकल हमारे पास प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल्स बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारे पास कोई खास इफेक्ट देते नहीं है। तो जो हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैवी होते हैं, प्रोटॉन काफी हैवी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्टिकल को हम मूव करा करके अपनी जरूरत के हिसाब से साइंटिफिक प्रोसेस कर लेते थे इसमें। ठीक है, तो अब देखो याद रखने वाली बात क्या है, पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इसका जो पाथ होता है वो पाथ वेरिएबल है। ध्यान से देखो, पाथ की रेडियस लगातार बदलती चली जा रही है। मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक वेरिएबल पाथ में हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन था। अब वापस आ जाओ बेटाट्रॉन में। ठीक है, बेटाट्रॉन में क्या होता है, देखो पहले तो एक रफ डायग्राम देख लो फिर बताते हैं सब क्या होता है। एक रफ डायग्राम देख लो फिर इसमें सारी बातें करेंगे। क्या देखो, इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है और इसमें हमारे पास इस तरह से एक ट्यूब होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर हम वायरिंग कर देते हैं जिससे हमारे पास एक करंट फ्लो होती है। यहां पर हमारे पास इस तरह से वायरिंग हो जाती है जिसमें करंट फ्लो होती है। अब देखो यहां पर हमारे पास एक ट्यूब आती है, इस ट्यूब में हम चार्ज पार्टिकल एंटर कराते हैं जो मूव करेंगे। अब ध्यान रखना है जो हमारे पास ट्यूब है
इसका जो ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला, इसको हम नॉर्थ पोल बता देते हैं और ये साउथ पोल बता के देते हैं। इसमें हम मैग्नेट यूज करते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज होगा, जो यहाँ पे इस तरह से रखा होगा ताकि यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो और यहाँ पर साउथ पोल। ऐसे मान लो ये हमारे पास ट्यूब है, ऐसे ट्यूब है, ठीक है, हमने यहाँ ऐसे एक मैग्नेट रख दिया। अरे हॉर्स शू मैग्नेट आते हैं, तो मान लो एक हॉर्स शू मैग्नेट रख दिया, ठीक है। अगर हॉर्स शू मैग्नेट रखा तो ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। बिल्कुल यहाँ पर हमने क्या करा दिया, एक नॉर्थ पोल क्रिएट करा दिया और एक यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट करा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो हमारे पास एक ट्यूब में मूव करेगा जिसका नाम होता है डोनट शेप्ड ट्यूब, ठीक है। अच्छा, डोनट क्या होता है, एक स्नैक होता है, ठीक है, मीठा स्नैक क्रीम कलर का। देखो इस तरह से तुमने देखा होगा, कई मूवीज वगैरह में कहीं ना कहीं देखा होगा, या बेकरीज वगैरह। ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक स्नैक होता है, बंद का होता है, पाव जैसा होता है, उसमें क्रीम वगैरह होती है और बीच में होल होता है। इसी शेप की एक ट्यूब बनाई जाती है जिसमें हमारा चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा। सोचो, इस शेप की ट्यूब बनाने से फायदा क्या, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। और देखो सर्कुलर ट्यूब बना दी, बात समझने की नहीं है फिर, तो ध्यान से देखना। अब यहां पर जो देख रहे हो, यहां पर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और यहां पर चार्ज पार्टिकल होगा क्या, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, जो जो बातें बता रहे हैं उन सबको ध्यान रखना, नोट्स में सब कुछ लिखा होगा, कहीं साइड में लिखते चले जाना जो जो बातें बता रहे हैं, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है। तुम्हें इसको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना, तुम्हें इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कहानी नहीं सीखनी है। कहानी तो खैर सीखनी है दिमाग में बैठाने के लिए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो सारी बातें सीखनी है, ठीक है। देखो ना, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास एक डोनट शेप ट्यूब है और ये जो डोनट शेप ट्यूब है, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, ध्यान सुनना। सबसे पहला फर्क तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर अंदर पूरा पोर्शन खाली है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल मूव करेगा उसकी रेडियस वेरिएबल होगी, ठीक, रेडियस लगातार बदलती चली जाएगी। लेकिन जो यहां पर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, इसके बारे में जरा सोचो, ये जो चार्ज पार्टिकल यहां मूव करेगा ये कांस्टेंट रेडियस के साथ मूव करता है। तो ध्यान सुनो, बेटाट्रॉन में हमारे पास चार्ज पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डोनट शेप्ड ट्यूब इज, या इन बेटाट्रॉन इज वेरिएबल, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो कांस्टेंट पाथ कैसा रहता है हमारे पास, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट पाथ पे हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करता रहेगा, ठीक है। और एक जरूरी बात, जब हम बेटाट्रॉन की बात करते हैं तो ध्यान रखना, बेटाट्रॉन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड भैया वेरिएबल होती है। ये हमारे पास होता है डीबी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है। क्यों आती है, देखो ये जो हमने वायर्स लगा रखे हैं, इन वायर्स में फ्लो होती है एसी, ठीक है। ये जो वायर्स लगा रखे हैं, इन वायर्स में हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है। और एक अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सोचो, अल्टरनेटिंग करंट हमेशा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराएगी। ये कहां पर होता है, साइक्लोट्रॉन ऐसे रीजन में रखा जाता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, ठीक है। ध्यान रखो, यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन क्या तैयार हुआ कि बेटाट्रॉन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेरिएबल होती है। बेटाट्रॉन में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, अल्टरनेटिंग करंट। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से तुम्हारे पास है, ठीक है। देखो तुम्हारे पास थ्योरी वगैरह तो लिखी हुई है, ये जो बातें बता रहे हैं उनको सबको एक पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ अपने पास अलग पेज में, ठीक है। हेडिंग डाल दो बेटाट्रॉन और सारी चीजें लिखते चले जाओ, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं लिखना लैंग्वेज में। बेटाट्रॉन हेडिंग नीचे लिखा मैग्नेटिक फील्ड, उसके आगे डैश करके लिख दिया वेरिएबल। तुम्हें याद रहेगा कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रहती है। चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, खैर ये याद रखने की जरूरत नहीं, तो बहुत कॉमन सी बात है, अभी याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखो, फिर आएगा हमारे पास पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, या रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे डैश करके लिख दो, कांस्टेंट नहीं बदलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है करंट यूज, अल्टरनेटिंग करंट। इस तरह से चीजें लिखते चले जाओ, तो यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से टॉपिक तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। आगे देखो, और ध्यान रखना टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइंस में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि थ्योरी के टॉपिक से दर्जनों ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं।
चलो अब आगे हमारे पास क्या होता है, चलो देखो अभी एक डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर, उसमें जरा देखते हैं। देखो आगे, देखो सब कुछ वही चल रहा है तुम्हारे पास, जो प्रॉपर डायग्राम बना तो वही डायग्राम बना रहे एक बार। आगे देखो यहां पर हमारे पास वायर ऐसे ही आ जाएंगे, ध्यान रखना इन वायर पर हमारे पास करंट कैसी फ्लो हो रही है, एसी करंट, ठीक है। एसी करंट फ्लो हो रही तो एसी करंट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, मतलब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हो गई, वेरिएबल। ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास एक करंट जनरेट कराती है। अच्छा है, बना रहे देखो अभी जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो जरा समझना, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मोशन कराएगी विथ कांस्टेंट पाथ, ठीक है। ये जो हमारे पास डोनट शेप ट्यूब देख रहे हो, इसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या लग रहा होता है, F। इतनी बात क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करता है, यहाँ पर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार देते जाते हैं, प्रोवाइड करते चले जाते हैं, और इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मोशन करता चला जाता है, ठीक है। अब देखो अब यहां पर जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार मिलते चले जाते हैं और किसी एक टारगेट को हिट करते चले जाते हैं, और ये जो देख रहे हो तुम यहाँ पर, ये हमारे पास वही टारगेट है जहां पर हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लगातार यहाँ पर आके हिट कर रहे हैं। सोचो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हिट करेंगे हमें वैसे ही पता चलता चला जाएगा कि हमारे पाथ में या हमारी ट्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम पे एक प्रॉपर इंस्टेंट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे जरा सुनिए, देखो अब जो हमारे पास बेटाट्रॉन है, बेटाट्रॉन का हमारे पास एक नाम और होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सेलरेटर, ठीक है। तो अब एक बार ध्यान रखना, तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है कि हमारे पास बेटाट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के किस बेसिक फंक्शन पर बेस्ड होता है। तो ध्यान रखना ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसमें चार्ज पार्टिकल मोशन करेंगे अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आगे जरा देखते हैं। अब सोचो, अब यहां पर सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि हमारे पास इस डिवाइस का यूज क्या होगा। सोचो अगर ये हमारे पास चार्ज एक्सेलरेटर है तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात है कि जहां पर हमें चार्ज को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जरूरत पड़ती है चार्ज की, वहां पर बेटाट्रॉन यूज हो सकता है, ठीक है। सोचो अगर मान लो हमें इलेक्ट्रॉन्स की हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो वहां पर बेटाट्रॉन यूज होगा। अब सोचो इसका सबसे हमारे पास आसान क्वेश्चन होता है एक्सरेज। एक्सरेज हमारे पास क्या होती हैं, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को हाई वोल्टेज में मूव कराओगे तो हमारे पास किस तरह काम करते हैं, एक्सरेज का काम करते हैं। अब यहाँ पर अगर एक्सरेज बनानी तो हमारे पास बेटाट्रॉन यूज हो सकता है। तो ध्यान रखना एक सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन निकल करके आता है कि हमारे पास बेटाट्रॉन का ही यूज होता है एक्सरेज क्रिएट कराने में, ठीक है। ध्यान रखना एक पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा था एग्जाम में। आगे देखो, अब इसी में ये जो डोनट शेप ट्यूब है इसमें हमारे पास लगातार इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता रहता है। अब देखो ध्यान से एक बात समझना,
देखो अगर मान लो यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हमारे पास पाथ की रेडियस होती है r इज इक्वल्स टू mv अपॉन क्यूबी। ठीक है, r इज इक्वल्स टू mv अपॉन क्यूबी। अब ध्यान सुनो, यहां पर हमने क्या बताया कि यहां पर जो r है, r क्या होगा, कांस्टेंट। एक कांस्टेंट पाथ पे ये लगातार मूव करता रहता है। ठीक, बहुत ध्यान सुनना। अच्छा एक बात और बताइए कि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, करंट की वजह से। करंट यहाँ पर हमारे पास दोनों में कौन सी फ्लो हो रही है, एसी। दोनों में करंट एसी फ्लो हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल आ गई। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है लेकिन फिर भी हमारे पास आर कांस्टेंट है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि यहाँ पर ऊपर जो V अपॉन बी है, ये V अपॉन बी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। मतलब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हो तो ध्यान रखना चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोपोर्शनल किसके होती है, करंट के। करंट जब ज्यादा या करंट जब मैक्सिमम, बहुत ध्यान सुनना, तुम्हारे सर्किट में फ्लो होने वाली एसी करंट जब मैक्सिमम तो यहां पर जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम। अगर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो यहां पर जो वेलोसिटी देख रहे हो ये भी मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम अपॉन मैक्सिमम हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान सुनना। अब यहां पर क्योंकि जो अगला ग्राफ बनाने वाले हैं वो ग्राफ इसी बात पर डिपेंड कर रहा है जो बात अभी बता रहे हैं। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है पूरी तरह से डिपेंड करती है आई पर। तो जब हमारे पास करंट मैक्सिमम होगी तभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम। ठीक है, इतनी बात क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम तो वेलोसिटी में, क्यों, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तभी वेलोसिटी बढ़ेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तभी वेलोसिटी कम होगी। अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ तुम्हें काफी सारी चीजें समझा के जाएगा। जो लिखा है सब हटा दे, देखो आगे। देखो अब यहां पर हमारे पास एक ग्राफ आता है, ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ आता है। अच्छा ये ग्राफ किस चीज का है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। ठीक है, हमारे पास वही अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। तो अब यहां बना क्यों रहे, कुछ नया तो है नहीं। एसी का ग्राफ तुमने पहले भी देखा हुआ है, फिर से देख रहे हो यहाँ पे, तो कुछ नया तो नहीं है। लेकिन अब एक बात समझना, यहाँ पे तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारे पास ये पॉइंट होते हैं, ये वाले, ठीक है, जहां से करंट इंक्रीज कर रहा होता है, देखो यहां से इंक्रीज कर रहा है, यहां से इंक्रीज कर रहा है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो हम इन पॉइंट्स को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंजेक्शन। पॉइंट ऑफ इंजेक्शन किसका, इंजेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का। तो मैं बताया था ना कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन गन जोड़ते हैं बेटाट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराता है। तो जरा समझना, अब वो इलेक्ट्रॉन कब कब प्रोवाइड कराएगा, जब जब हमारे पास ये पॉइंट्स आएंगे तब तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन इंजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ध्यान सुनना। मतलब जब हमारे पास करंट यहां पर होगी तब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो गया। अब सोचो क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रही है और तुम्हें बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो ध्यान सुनना, जब करंट इंक्रीज करेगी उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही होगी। अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि आर कांस्टेंट है। यहां पर आर कांस्टेंट है, इसी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अगर आर को कांस्टेंट ना करो तो बेटाट्रॉन किसी काम का नहीं, एक्सेलरेट करा ही नहीं पाएगा पार्टिकल्स को। ठीक है, ध्यान सुनो, जब यहां पर आर कांस्टेंट तो क्या होगा, अगर बी बढ़ रहा है तो कंफर्म ये जो वेलोसिटी देख रहे हो, ये वेलोसिटी भी हमारे पास बढ़ेगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान सुनो, मतलब हमारे पास जब करंट यहां से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक आती है तब तक मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार बढ़ती रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो वेलोसिटी देख रहे हो वो भी लगातार बढ़ती रहेगी। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब तक हम यहां पर पहुंचेंगे तब तक हमारे पास हमारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचे हमारे पास अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। मतलब अब यहां पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन खत्म हो गया। जब एक्सेलरेशन खत्म हो गया मतलब अब हमारे पास हमारा पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड पे है। अगर वो मैक्सिमम स्पीड पे है तो इसी समय हम क्या कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं।
यहां पर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हमें एक हाई वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल मिलेंगे। देख लो यहाँ पे निको, ये जो हमारे पास ऊपर वाले पॉइंट दिख रहे हैं, इन पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन। पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन होते हैं ये सारे, ठीक है। अब ध्यान सुनो क्या हो रहा है हमारे पास। देखो हमने यहाँ पे बेटाट्रॉन बनाया, बेटाट्रॉन हमारे पास क्या है, बेटाट्रॉन हमारे पास एक चार्ज एक्सेलरेटर है, ठीक है। चार्ज एक्सेलरेटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी सारी तुम्हें बता दी कि यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट रेडियस में डोनट शेप ट्यूब में हमारे पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा, रेडियस कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहाँ पे बताया क्या कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से वेरिएबल है, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, इस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएबल होते ही क्या हुआ, हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल हो गई। क्यों, क्योंकि इस तरह की जो ट्यूब है इसमें हमने अपने पार्टिकल की रेडियस को कांस्टेंट कर दिया। जैसे ही रेडियस को कांस्टेंट करा वैसे ये v क्या हो गया, वेरिएबल। अब यहां पर पता चल गया कि हमारे पास जो डोनट शेप ट्यूब होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी जब तक तुम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास हमारी करंट यहां से ऊपर तक आ रही है तब तक क्या है, करंट बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, इसके साथ साथ पार्टिकल की वेलोसिटी भी बढ़ रही है। बोलो समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। और जैसे ही हम सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंचे, अब यहाँ पर हमारे पास करंट अब क्या हो रही है, देखो करंट कम होने लगी। अगर यहाँ से करंट कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होने लगेगी और यहाँ पर साथ ही साथ वेलोसिटी भी कम होने लगेगी। मतलब अगर इसके बाद तुम इलेक्ट्रॉन को इसमें रोटेट कराते रहोगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम वेलोसिटी करता चला जाएगा अपनी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है, जब हमारे पास करंट इंक्रीज कर रही है उसी समय हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करा देते हैं। बोलो बात समझ यहाँ पे, उसी समय हम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करा देते हैं। लेकिन जब ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है तो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचते ही यहां पर हमारे पास करंट मैक्सिमम, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो भी कैसी हो जाती है, मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम होते हैं, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम। बस मैक्सिमम वेलोसिटी का पार्टिकल मिला, अब इसको जहां जरूरत है वहां पर ले जाते हैं। इसी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब जो ऊपर वाले पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डोनट शेप ट्यूब से बाहर निकालते हैं और जो नीचे वाले पॉइंट दिख रहे हैं उन पॉइंट पर क्या करते हैं, इंजेक्ट कराते हैं। और यहां से यहां तक पार्टिकल क्या करता है, एक्सेलरेट होता रहता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। बोले समझ में आया, पूरी बात क्लियर है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव आता है, डायग्राम से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव आता है, या जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी मतलब कौन सी ट्यूब यूज होती है, डोनट शेप ट्यूब। डोनट शेप ट्यूब में रेडियस कैसी रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी कैसी रहती है, वेरिएबल। इतना तो ध्यान रखना ही रखना है यहाँ पे। और हमारे पास इसका और नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सेलरेटर कहते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। इतनी बात क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो ये जितनी बातें थी ये सब तुम्हारी थ्योरी से, ठीक है। ये सब कुछ हमारे पास थ्योरी से ही है और थ्योरी से जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे वो हो गए। अब थोड़ा यहां पर बात करते हैं डेरिवेशंस पे, ठीक है। हटा दो, सारी बातें लिख लेना पॉइंट वाइज। देखो अब यहां पर थोड़ा फॉर्मूलाज वगैरह पे आते हैं कि हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज आ रहे हैं, कैसे कैसे फॉर्मूलाज आ रहे हैं, ठीक है। देखो देखो अब देखो तुम्हें एक बात पता है कि हमारे पास जो फोर्स होता है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी होता है हमारे पास dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास फोर्स होता है। ये इसलिए बता दिया क्योंकि अभी आगे चल के इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास बेटाट्रॉन में जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसमें न्यूटन का कौन सा लॉ अप्लाई होता है, उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखो और फिर से बता रहे हैं, इस तरह के टॉपिक को एक शीट में, एक पेज में अपना अलग से लिखा जाता है। जितनी चीजें बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लायक वो सारी बातें लिख लो कि इन बेटाट्रॉन न्यूटन सेकंड लॉ इज यूज्ड, ठीक है। इस तरह से पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ, तुम्हें वहां पे एग्जाम में बहुत आसानी रहेगी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या हो रहा है जरा देखो। अब देखो अगर मान लो हमारे पास लगातार
मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी? वेरिएबल। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होने की वजह से फ्लक्स जो होगा वो भी तो वेरिएबल हुआ। सोचो फाई बराबर क्या होता है? BA। अगर B वेरिएबल है तो फ्लक्स भी तो वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे इतना पता चला कि अल्टरनेटिंग करंट होने की वजह से फ्लक्स क्या है? वेरिएबल। अगर फ्लक्स वेरिएबल है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। तो अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास EMF आता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो टॉपिक देख रहे हो, इस टॉपिक में हमारे पास EMF कैपिटल E से रिप्रेजेंट होता है। भैया ध्यान रखना, वैसे तो हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैपिटल E से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम लिखे भी दे रहे हैं, ये E जो देख रहे हो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब देखो हमारे पास EMF होता क्या है? देखो EMF हमारे पास है माइनस d∅/dt, ठीक है। ये हमारे पास EMF आ गया। अच्छा, और जरा सोचो और क्या हो सकता है? EMF के बाद हम और क्या निकाल सकते हैं? चलो देखते हैं। देखो जैसे ही हमारे पास EMF है, तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि हम यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात क्या है कि वर्क डन क्यों निकालेंगे? ठीक है, देखो इस तरह सोचा करो कि हमें चाहिए क्या। यहां पर तुम्हें पहले बता दिया कि हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर फोर्स चाहिए तो फोर्स तक कैसे पहुंचा जा सकता है? फोर्स तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है, वर्क पे जाओ, वर्क से फोर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर जरा समझना, अब यहां पर हमें EMF पता है, EMF से वर्क पे जा सकते हैं और वर्क से हम सीधा फोर्स पर जा सकते हैं। चलो देखो क्या होता है हमारे पास, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क होता है। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास स्मॉल e इंटू कैपिटल। अच्छा, ये क्या है जो स्मॉल e देख रहे हो, ये हमारे पास है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, W बराबर Q इंटू V, ठीक है। ये जो Q देख रहे हो चार्ज होता है, तो चार्ज को स्मॉल e से रिप्रेजेंट करा है, V क्या होता है? पोटेंशियल। अच्छा, वही क्या है यहाँ पे? EMF। इतना क्लियर हुआ यहाँ पे? देखो ये कहीं लिख लेना ब्रैकेट में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हमारे पास W बराबर क्या हो गया? E, और ये वैल्यू ये आ गई, कैपिटल E की वैल्यू रख दो माइनस का स्मॉल e, और ये आ गया d∅/dt। ये हमारे पास आ गया वर्क, ठीक है। अब जरा सुनो, ये हमारे पास वर्क आ गया, तो वर्क से हमारे पास फोर्स कैसे आएगा? हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ध्यान से, यहां पर आ जाएगा वी हैव W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट पाथ पूरा कर रहा है, तो उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई? उसमें हमारे पास 2πr दूरी ट्रेवल होगी। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट पाथ पूरा करेगा डोनट शेप ट्यूब में, तो हमारे पास दूरी कितनी ट्रेवल होगी? 2πr। इतना क्लियर यहाँ पे? आगे देखो, यहाँ पर W की वैल्यू रख दो, W की वैल्यू रखो आ जाएगा माइनस का E, और ये आ गया हमारे पास d∅/dt इज इक्वल्स टू F, और ये आ गया हमारे पास 2πr। इसी 2πr से डिवाइड करा दो, डायग्राम हटा दो, देखो आगे। देखो यहाँ पर हमारे पास F की वैल्यू क्या है? 2πr से डिवाइड करा तो आ गया हमारे पास माइनस का E/2πr, और ये रिजल्ट आ गया हमारे पास d∅/dt। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अब आगे जरा समझते हैं।
अब देखो हमें क्या चाहिए, dp अपॉन dt, ठीक है, हमें यहाँ पे मोमेंटम चाहिए। अच्छा मोमेंटम कैसे निकलेगा, मोमेंटम का सीधा फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन के मास में कोई परेशानी नहीं, m पता होता है। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने में। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम्हें सबको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो अब यहाँ पर हम दो फोर्स बराबर करने वाले हैं। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास दो फोर्स रखते हैं, पहला सेंट्रीपिटल, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे तभी हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारे पास m, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारे पास EVB, ठीक है, और हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ फोर्स कौन सा आएगा, mv²/r, याद आएगा हमारे पास mv²/r। अच्छा इसको तो तुम ध्यान से देखो, इसको तो तुम जानते हो कि हमारे पास mv²/r क्या होता है, इसमें परेशानी हो जाती है। तो देखो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है F का QVB, कुछ याद है कि नहीं याद है। और ध्यान रखना जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो तुमने ये डायग्राम बनाया होगा, सर्कुलर मोशन में फोर्स कहाँ लगा, यहाँ पर, फोर्स कहाँ लगा, यहाँ पर, फोर्स इस तरफ, फोर्स इस तरफ, और ये जो चारों फोर्स होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, QVB। अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारे पास फोर्स कितना अप्लाई होगा, F इज इक्वल्स टू QVB फोर्स अप्लाई होता है। ये समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अगर हमारे पास इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो जब इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो चार्ज किसका यूज होगा, इलेक्ट्रॉन का। ये फोर्स किसके बराबर होगा, अगर ये बाहर की तरफ लगने वाले mv²/r के बराबर हो गया तभी तो हमारे पास सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। तो ध्यान रखना हमारे पास जो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होगा। ध्यान रखना कुछ भी नया नहीं है, 12th क्लास में तुमने सीखा हुआ है। जब भी रेडियस निकालते थे हम पार्टिकल की तो उसमें हमारे पास यही प्रोसेस पूरा यूज होता था, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। देखो क्या हुआ, EVB बराबर mv²/r, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ v से ये स्क्वायर कैंसिल, तो v कितना आ गया, इस r को ऊपर ले आओ, ये आ गया ERB और m नीचे आ जाएगा, m हमारे पास नीचे आ गया। अब देखो इतना पता होना चाहिए कि वेलोसिटी निकाली क्यों, हमने वेलोसिटी इसलिए निकाली क्योंकि हमको यहाँ पे मोमेंटम निकालना था। अच्छा मोमेंटम के लिए मास का मल्टीप्लाई करा तो मास को नीचे ले ही मत जाओ, यहाँ पर क्या देख रहे हैं m इंटू वी, m को यहीं पे रखो। देखो mv हमारे पास क्या आ गया, EVR। तो यहाँ पर हमें पता है सिंस जो mv है ये हमारे पास p के बराबर होगा, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास p इज इक्वल्स टू ERB, ये हमारे पास मोमेंटम आ गया। अच्छा जरा सुनो, यहां पर फोर्स निकाल दिया, यहां पर मोमेंटम निकाल दिया, किसका, ये फोर्स वो है जो हमारे इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास मोमेंटम है हमारे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब यहां पर अगर फोर्स और मोमेंटम है तो फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन तुम्हें पता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, तो अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, तो अप्लाई करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होता है हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है dp/dt, ठीक है। अब देखो F तो पता है क्या है, जरा P के बारे में सोचते हैं। देखो हमारे पास P की वैल्यू रखोगे ERB, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, R रेडियस, तुम्हें पहले ही बता के आए थे कि रेडियस यहाँ पर कैसी रहेगी, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो हमारे पास ये डेरिवेटिव से बाहर, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया E और R, और अंदर क्या बचा B, तो ये आ गया हमारे पास dp/dt। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो dp/dt वहां पर एग्जिस्ट जरूर करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर फोर्स है, फोर्स की वैल्यू उठा करके रखनी है, ठीक है। देखो जरा इतनी कैलकुलेशन, आगे देखते हैं। देखो F की जगह क्या होगा हमारे पास, F की जगह आ गया -E/2πr, और ये आ गया हमारे पास dϕ/dt। ये बराबर किसके होगा, ये बराबर हो गया हमारे पास ER, और ये आ गया हमारे पास dv/dt के। इतना क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास E से ये E कैंसिल हो गया,
dt से dt कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास 2 पाई। अच्छा r को ऊपर भेज दो या 2 पाई r पूरा ही उधर भेज दो, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास आ गया केवल d5। सोचो जरा ध्यान से, dt से dt कैंसिल, 2 पाई r ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यह गया 2 पाई r स्क्वायर और यह गया हमारे पास d। चलो देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो यहां पर क्या जाएगा माइनस का 5, यहां पर जरा तो क्या होगा, या क्या हमारे पास 2 पाई r स्क्वायर, डी भी इंटीग्रेट करोगे तो b आ जाएगा। तुम इसको पूरा इंटीग्रेट करना चाहो तो कर सकते हो, लिमिट लगा दोगे, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, इधर 0 से b चली गई, इधर 0 से 5 चली जाएगी, पाई नहीं 0 से 5 चली जाएगी। क्यों, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 तो फ्लक्स 0, जब मैग्नेटिक फील्ड b होगी तो फ्लक्स 5 होगा तुम्हारे पास। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात क्लियर नहीं होगी। आगे देखो हमारे पास जो फाई है, फाई की वैल्यू आ गई थी। अब एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पास माइनस साइन आता है यहाँ पर हम माइनस साइन नेग्लेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखना माइनस साइन का यहाँ पे कोई लेना देना है, क्यों, फ्लक्स, फ्लक्स हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस कोई साइन नहीं बताता, कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा। ठीक है, अगर कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं हो रही तो हमारे पास माइनस साइन नेग्लेक्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो यहाँ पर माइनस साइन कभी नेग्लेक्ट ना करता। ठीक है, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, तो देखो यहाँ पे नेग्लेक्ट करना तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई 2 पाई r स्क्वायर इंटू b, ये हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, देखो एक बार कैलकुलेशन फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जो फ्लक्स आया है, फ्लक्स किस चीज को बता रहा है, देखो जब हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से हमारे पास बनी एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास बनता है एक वेरिएबल फ्लक्स। मतलब फ्लक्स बना ना तुम्हारे डायग्राम में, या तो तुम्हारा डेटाट्रॉन है उसमें फ्लक्स क्रिएट हुआ। अगर फ्लक्स क्रिएट हो रहा है तो उस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी वो तुम्हारे सामने ये है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, अब ये बात देखना, ये हमारे पास फ्लक्स आ तो गया, लेकिन ये फ्लक्स कैसा होगा, वेरिएबल। क्यों, देखो फाई के फॉर्मूले में बी है और बी तुम्हें पता है वेरिएबल, तो जैसे जैसे बी बदलता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पे फाई बदलता रहेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकलेगा तो ना कि फ्लक्स का क्या होता है, ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। अब एक बात समझना, अगर हम यहां पर एक बार में एक एरिया लेते हैं तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू बदल जाएगी। अब एरिया लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ, चलो जरा देखते हैं इसके बारे में। अच्छा जरा सोचो, हमारे पास जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बी है, मतलब बी के साथ जो आता है वो क्या होता है, एरिया। जरा यहां ध्यान से देखो, यहां क्या आया है, पाई r स्क्वायर। किसका एरिया हो सकता है, सोचो अगर हमारे पास कोई डोनट शेप ट्यूब है, उसमें अगर r रेडियस पे हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर ऑर्बिट है उसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ये बात समझ गया? अच्छा दोगुना कर दो तो क्या होगा हमारे पास, दोगुना पता है क्यों करा गया, क्यों, देखो हमारे पास जो डायग्राम है, इस डायग्राम में इस डायरेक्शन में भी हमारे पास एक शेप ट्यूब बन रही है और इस डायरेक्शन में भी हमारे पास सब कुछ वही हो रहा है। ये बात समझाएंगे पे, ये जो हमारे पास ये इतना पोर्शन देख रहे हो, ये जो इतना पोर्शन है यही क्या करती है, एक डोनट शेप ट्यूब बनाती है। ठीक है, यही हमारे पास इस तरह से डोनट शेप। अच्छा देख लो एक बार, देखो तुमने डायग्राम में नहीं देखा, एक बार प्रॉपर डायग्राम में देख लो, तुम्हें और ज्यादा समझ आए, क्योंकि ये जो अब डायग्राम बनाने जा रहे हैं ये तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा। देखो ध्यान से, अच्छा अभी तो शायद ये पता ही नहीं चला होगा कि हमारे पास डोनट शेप्ड ट्यूब होती कहां पर है। देखो यहां पर होती है डोनट शेप्ड ट्यूब। देखो इस तरह से तुमने अभी डायग्राम देखा, अब जरा समझना, ये जो हमारे पास सर्कुलर पाथ है यहीं पर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। देखो अब यहां पर बीच में क्या कर देते हैं, इस तरह से ऐसे कर देते हैं जिससे हमारे पास एक डोनट शेप ट्यूब बनती है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रिवॉल्व कर रहा होता है। सोचो जरा, यहीं पर तो तुम वायर लगाते थे, तो जब वायर लगाओगे तो यहीं पर क्या होगा, एक
मैग्नेटिक फील्ड आएगी वेरिएबल, और यहीं पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करेगा तो किस शेप की ट्यूब में कर रहा है, डोनट शेप ट्यूब में, ताकि उसकी रेडियस बिल्कुल भी चेंज ना हो। यहाँ पर भी एक डोनट शेप ट्यूब है जिसमें हमारे पास रेडियस चेंज होती है। ध्यान रखना, ये जो हमारे पास पोर्शन होते हैं इन्हीं को कहा जाता है डोनट शेप ट्यूब। किताबों में देखो, किताबों में तुम्हें ये दोनों पोर्शन दिख रहे होंगे कि इनको लिखा गया है डोनट शेप ट्यूब, लेकिन बताया नहीं गया कि कैसे होते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ पर जब भी देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास बीच में खाली पोर्शन होता है और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर भी आती है कि बीच में खाली पोर्शन होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। इसी को हम कहते हैं डोनट शेप्ड ट्यूब। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो यहां पर हमारे पास एक रेडियस आर है, यहां पर हमारे पास एक रेडियस आर, तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। दोनों जोड़ दो तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला आया है ये तुम्हारे पास पूरे के पूरे बेटाट्रॉन के लिए फ्लक्स आया है। लेकिन अगर एक बार में केवल एक पोर्शन लेते हैं तो केवल एक एरिया भी आएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास फाई डैश हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी। ये कब आएगा हमारे पास, फाई डैश। फाई डैश इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द बेटाट्रॉन एट द वन एंड ऑफ द सर्किट। एक एंड पे हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बी। पूरे बेटाट्रॉन में हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर बी। इतना करने के लिए यहां पर ये प्रोसेस करा हुआ था पूरा। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ पर अगर सरल क्वेश्चन बना पेपर में, ठीक है, तो जितनी थ्योरी लिखाई है उसमें से आएगा, उसमें से भी आसान आसान आएगा। क्या आसान आसान आएगा कि रेडियस कांस्टेंट है, बी वेरिएबल है, ठीक है ना। और हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि हमारे पास जो पूरे ऑर्बिट से लिंक होने वाला फ्लक्स होता है वो ऑर्बिट के एक हिस्से से लिंक होने वाले फ्लक्स से कितना होगा। देखो 2 गुना दिखा है, ये क्या है, पूरी ऑर्बिट में लिंक होने वाला फ्लक्स। ये क्या है, ऑर्बिट के एक हिस्से में लिंक होने वाला फ्लक्स। तो पूरी ऑर्बिट में क्या दिख रहा है, एक हिस्से से लिंक होने वाले फ्लक्स का 2 गुना। इतनी बात क्लियर। ये सारे क्वेश्चन आसान वाले हैं। अगर मान लो टफ क्वेश्चन आया, ठीक है, एग्जाम में मान लो पेपर थोड़ा टफ बना, ट्रिकी बना, तो पता है क्या पूछेंगे कि हमारे पास बेटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स अप्लाई होता है वो कितना होता है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा कि बेटाट्रॉन में फोर्स जो अप्लाई होता है वो कितना होता है। देखो ध्यान से, ये जो देख रहे हो ये वही फोर्स है जो हमारे इलेक्ट्रॉन में अप्लाई होता है। अगर नया आता तो इसके 2 स्टेप पहले का सोचो। यही एफ था, यही एफ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 करके रखा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, अगर पेपर टफ बनेगा तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर हमारे पास बेटाट्रॉन में फ्लक्स फाई है, रेडियस आर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसमें फोर्स कितना होगा। तो फोर्स कैसे आएगा, E/2 पाई आर डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, यहां से बेटाट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या क्या आएगा और क्या पॉसिबिलिटीज हैं पेपर में आने की। अब यहां पर हमारे पास एक आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल के एप्लीकेशंस आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक डिवाइस है, डिवाइस के एप्लीकेशंस तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि हमारे पास किसके लिए अप्लाई होता है। तो ध्यान रखना, ये हाईली एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले यूज होगा एक्सरेज में। ठीक है, और हमारे पास पिक्चर ट्यूब में यूज होता है जहां पर हमें हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है ना, और मेडिकल यूज में होता है। बाकी तो तुम्हें ज्यादा देखना नहीं है, बाकी तो सब्जेक्टिव में अगर होगा तो आएगा। ऑब्जेक्टिव में केवल इतना होगा कि इस समय हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल मिलते हैं, हाईली एक्सेलरेटेड, जिनको हम एक्सरेज बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया बेटाट्रॉन। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इस टॉपिक से। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जरा इसको देखो। देखो एक क्वेश्चन आया था 2018 में, तुमसे पूछा गया था व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देख लो जरा चारों ऑप्शंस को। देखो पहला, देखो अब यहां पर हमारे पास पहला ऑप्शन दे दिया गया, मान लो J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया J इज इक्वल्स टू रो इंटू ई। तीसरा ऑप्शन दे दिया गया हमारे पास इंटीग्रेट H डॉट dl इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, और मान लो हमारे पास चौथा दे दिया गया इंटीग्रेट B डॉट या फिर डेल डॉट बी कर लो, या क्या डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से पूछा गया कि बताओ हमारे पास ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। ठीक है, पहला काम है वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा ट्राई करो,
तुम्हें ओम का लॉ पता तो है ना, V बराबर आई आर, ठीक है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है तो क्या करोगे एग्जाम में, सोचो। इस तरह के, ध्यान सुनना, इस तरह के क्वेश्चंस कराए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्यों? ओम्स लॉ सिलेबस में है क्या तुम्हारे? अब तुम भी कहोगे हमने तो हाई स्कूल में पढ़ा था, क्या इंटर में पढ़ा था, लेकिन वहां गए वेक्टर फॉर्म तो नहीं सिखाया गया। अब नहीं सिखाया गया तो वहां क्वेश्चन तो नहीं छोड़ के आओगे ना, नहीं सीखा तो इसका ये तो कहीं से मतलब नहीं कि आगे सीखोगे भी नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल अंडरस्टूड, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी, जो तुम्हें खुद अपने दिमाग में डेवलप करनी है, ये सेंस, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे, ये केवल तब मिलेंगे जब पेपर में आ जाएंगे, फिर उसके अगले साल के सॉल्व पेपर में मिल जाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुम्हें मिल जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं, एक बार आ गया दोबारा थोड़ा ना आ जाएगा भाई क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इसके जैसा कुछ अलग आ सकता है, तो देखो अब तुम्हें वो सीखना है जो अलग आ सकता है, ठीक है। अब वो जो अलग आ सकता है वो कहां से पता चलेगा, क्या आएगा, सीखोगे तो यहीं से। तो ध्यान रखना, जो तुम्हें फॉर्मूलाज पता है अगर उनको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अब यहां पर तुम्हें बिल्कुल जनरल हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो समझ लो कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। ये तो हमारे पास सीधा सा गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ये कुछ एम्पियर का लॉ दिख रहा है, अभी इस पे बात करेंगे थर्ड वाले पे, ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई एक है। अब देखो क्या तुम्हें, देखो सबसे पहले क्या दिखा, सबसे पहले ऑप्शन में दिख गया रो या सिग्मा। सोचो क्या रो और सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हो इनको, कैसे? देखो ध्यान से, हम आर को रो में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें इतना तो पता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो ए अपॉन एल। सोचो जरा ध्यान से, ए हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, एल हमारे पास वायर की लेंथ होती है, तो उठा के रखो तो V बराबर क्या हो जाएगा I, और यहां पर आ गया हमारे पास रो ए अपॉन एल। इतना क्लियर यहाँ पे? चलो इतना तो आ गया हमारे पास, और क्या करा जा सकता है इसमें? अब जरा अच्छा, रो के बारे में थोड़ा सोचो, ये जो रो देख रहे हो एक मेरे को थोड़ा उल्टा हो गया, देखो R बराबर होता है हमारे पास रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर R निकालोगे तो क्या निकलेगा, रो एल अपॉन ए, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहां पर आ गया हमारे पास रो एल अपॉन ए, ठीक है। चलो जरा देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखो हमें चाहिए क्या क्या। सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और करंट डेंसिटी चाहिए। जरा इनके फॉर्मूले सोचो, अगर करंट डेंसिटी के बारे में सोचोगे तो करंट डेंसिटी हमारे पास होती है करंट अपॉन एरिया, क्या लगता है आई अपॉन ए बराबर जे आया कि नहीं आया? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? देखो ध्यान से, यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो क्या लगता है, V अपॉन एल ही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। अगर इसको तुम आगे और लिखना चाहो तो और कैसे लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr। लेकिन तुम्हें बताया था कि ये क्या है हमारे पास, हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्मूला है, इसको इन जनरल अगर यूज करेंगे तो E बराबर V अपॉन एल यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं तुम्हारे लिए कुछ नया है, बचपन से यूज करते आ रहे, 12th क्लास में कैपेसिटर चैप्टर खोल के देखना, तुमने वहां पे यूज करा हुआ है E इज इक्वल टू V अपॉन एल, जब हम कैपेसिटर का फॉर्मूला प्रूव करते हैं, ठीक है। देखना ज्यादा क्या करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर E आ गया V अपॉन एल, जरा देखो V है ना, अगर L से डिवाइड करा जाए तो क्या लगता है ये बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो जरा देखते हैं। देखो ये आ गया V अपॉन एल, एल को नीचे ले आए, यहाँ I दिख रहा है, ये क्या हो गया हमारे पास I अपॉन ए, ये हमारे पास ऐसे आ गया। और जरा सोचो क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास रो। तो जरा समझना, V अपॉन एल क्या होगा E, I अपॉन ए क्या होगा J। तो रख दो यहाँ पे या लिख लो सर, V अपॉन एल इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड और I अपॉन ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास J, ठीक है। रखो जरा वैल्यूज। तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास E इज इक्वल टू, यहाँ पर रो रखा हुआ है और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास J, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, वेक्टर है, वेक्टर लगा देंगे आराम से, कोई बात नहीं। लेकिन जरा ध्यान से देखो, हमारे पास रो है लेकिन रो E के साथ है, यहाँ तो J के साथ आया, कुछ गड़बड़ है। लेकिन सिग्मा भी तो दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रो होता है वो 1 अपॉन सिग्मा होता है,
ये होती है रेजिस्टिविटी, ये होती है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 अपॉन कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अगर ये 1 अपॉन कंडक्टिविटी तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे। सिग्मा इधर आ गया तो रिजल्ट क्या आ गया, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दो तो जे आ जाएगा और ये ई आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें यहाँ पता होना चाहिए कि जे और ई दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो यहाँ पर दोनों पे वेक्टर आराम से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। नोट करो जरा से, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। नोट हो गया, आगे देखते हैं। अच्छा देखो यहां पर जो तुम्हें थर्ड दिख रहा है, जो कटा हुआ ऑप्शन है थर्ड, ये क्या है, इसके बारे में बताओ जरा क्या है। देखो जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हो तुम्हारे पास एम्पियर्स सर्किटल लॉ है, ठीक है। इसको जरा ध्यान रखना। अब ये कैसे आता है एम्पियर का सर्किटल लॉ, जरा देखते हैं इसके बारे में भी। देखो अब यहां पर हमारे पास एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या होता है। एम्पियर का सर्किटल लॉ होता है हमारे पास इंटीग्रेट बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये हमारे पास एम्पियर का सर्किटल लॉ है। अब इस बी को जरा एच में कन्वर्ट करके देखो। देखो हमारे पास जो बी होता है वो हमारे पास म्यू नॉट एच होता है। अप्लाई करो जरा, तो यहां पर हमारे, अच्छा यहां म्यू नॉट आएगा। देखो यहां पर आ जाएगा हमारे पास बी की जगह म्यू नॉट एच और यहां पर डॉट डीएल है। ये क्या है हमारे पास म्यू नॉट और आई। अच्छा क्या लगता है यहां म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो यहां पर हमारे पास आ गया इंटीग्रेट एच डॉट डीएल इज इक्वल्स टू आई। ध्यान रखना ये हमारे पास एम्पियर का सर्किटल लॉ है। अच्छा ये भी एम्पियर का सर्किटल लॉ है, बस ये क्या है बी के टर्म में, ये एच के टर्म में। बी और एच में डिफरेंस क्या होता है ये सारी बातें बताएंगे। ये फॉर्मूला तुमने 12th क्लास में सीखा होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ठीक है। ये तुमने 12th क्लास में सीखा होगा, लेकिन बी और एच में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है, फिजिकल तौर पर हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास इनमें क्या क्या अलग है, ये सारी बातें देखेंगे, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर्स में तुम्हारे पास सब कुछ है, पूरा सिलेबस में, बिना ये सब सीखे आगे नहीं बढ़ोगे। हो गया नोट, आगे देखें सी में। चलो आगे देखते हैं सी में। देखो अब इसमें हमारे पास और क्या क्या बचा है सीखने लायक। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बार बार एक बात और आती है। देखो जैसे तुम्हारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लॉ हैं, ठीक है। इंडक्शन के लॉ हमारे पास सबसे पहला क्या आया, लेंज लॉ, ठीक है। और हमारे पास है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब ये पूछा जाता है कि हमारे पास ये जो लॉज है ये कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। सोचो जरा कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे होंगे। अगर मान लो कभी ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कितने तरह के कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास। हमारे पास टोटल 4 कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स होते हैं यार, ठीक से कहें तो 4 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो कंजर्व रहती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है चार्ज, फिर आता है हमारे पास एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के बाद आएगा हमारे पास लीनियर मोमेंटम और अगला आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। जिसमें मैं बताऊंगा कि हमारे पास ये दोनों हमेशा कंजर्व रहते हैं, लेकिन बाकी दोनों कुछ कंडीशंस के साथ कंजर्व रहते हैं। जो लीनियर मोमेंटम देख रहे हो, लीनियर मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहता है जब हमारी बॉडी में अप्लाई होने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0। एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व रहता है जब बॉडी में अप्लाई होने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0। ध्यान रखना ये बातें तो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए दिमाग में, कहीं किसी तरह कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बचपन से पढ़ते चले आ रहे, ठीक है। ये दोनों इन कंडीशन के साथ कंजर्व रहेंगे, ये दोनों हमेशा। अब सोचो अब यहां पर लॉज में क्या हो रहा है, लॉज में हमारे पास ये फेराडे का लॉ क्या है, जब भी हमारे पास कोई चेंजिंग फ्लक्स आएगा,
मतलब जब हमारे पास डेल्टा फाई क्रिएट होगा तो वो क्या क्रिएट कराएगा, इंड्यूस ईएमएफ। कब, जब डेल्टा फाई में डेल्टा टी से डिवाइड कराओगे तो वो ईएमएफ क्रिएट कराएगा। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हमारे पास बीए होता है। अब एक बात समझना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास एक किनके कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, तो कई बार गलत कराते हैं सब और उसमें लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वहीं चलता है कि हमारे पास करंट है, करंट चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो हमारे पास ये हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना ये लॉज हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ध्यान रखना, लेंज का लॉ या फेराडेज लॉ या न्यूमैन्स लॉ, ठीक है। जो फेराडे लॉ है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूमैन्स लॉ भी कहते हैं। न्यूमैन भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी इन पर बहुत काम करा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पर। ध्यान रखना, ये हमारे पास 3 नाम जोड़े जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास फेराडेज के या लेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लॉज होते हैं, ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। क्यों, जब हमारे पास एक एनर्जी प्रोवाइड होती है तो उसी का एक फॉर्म क्या होता है, दूसरी जगह यूटिलाइज हो जाता है, वही क्या कराता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट कराता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होते हैं। और जरा सुनो, और हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कि हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, एल, और म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, ये होते हैं, इनकी यूनिट क्या होती है। आधे से ज्यादा का आंसर तुरंत आ गया होगा जबान पे, हेनरी। कुछ ने तो घर में चिल्ला भी दिया होगा तुरंत एकदम, हेनरी। जरा सुनो, देखो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनकी यूनिट हमारे पास हेनरी तो होती है, लेकिन हमारे पास एक यूनिट और आती है। देखो तुमने फॉर्मूला देखा होगा, E = -L/di/dt। यही चीज m में भी आएगी, अगर m में निकालना चाहो तो उसमें भी आएगा, हम एक के लिए कर देते हैं। देखो तुमने देखा हुआ E = -L/di/dt, तो सोचो L क्या होगा, L आ जाएगा हमारे पास -E, और अपॉन में आ जाता है di/dt, ऐसा होता है कुछ। अब यहां से जरा सोचो, हमारे पास यूनिट क्या निकली है। अगर यूनिट की बात करोगे तो हमारे पास जो L है, L को तो हम हेनरी लिखते हैं। और जरा सोचो यहां पर ईएमएफ किस में नापा जाता है, वोल्ट में। अच्छा नीचे जरा देखो, यहां पर क्या है, DI और DT। DI मतलब चेंज इन करंट, अरे यूनिट में कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, ये एम्पियर नीचे सेकंड, तो यहां पर हमारे पास आ गया एम्पियर और नीचे आ गया सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता तुम्हारे एग्जाम्स में कि हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है। क्यों, क्योंकि ये रटा तो ये होता है ना हेनरी, और वो ऑप्शन में देते नहीं है, ये ऑप्शन में देते हैं वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। इतनी बात क्लियर है। आगे देखते हैं इसी में। देखो अब तुम्हारे ये जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें शायद 1-2 टॉपिक अभी और बचे, वो करा देंगे, तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। अच्छा इसी में जरा एक बात और देखो कभी कभी तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, खैर ये क्वेश्चन होते तो बड़े आसान है, 12th स्टैंडर्ड के होते हैं, लेकिन एक बार फिर भी देख लो इनको। चलो जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन, ठीक है, सोलेनॉइड का, ठीक, मान लो तुम्हारे पास यहां पर एक सोलेनॉइड है, ठीक है। इस सोलेनॉइड के बारे में जरा समझना। अब मान लो यहां पर हमारे पास लेंथ L दे रखी है, यहां पर मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N। तो अब यहां पर बताया गया, चलो मान लो इसका सेल्फ इंडक्टेंस L, ठीक। अब यहां पर बताया गया कि हमने नई सोलेनॉइड बनाई, ठीक है, ऐसे नहीं है, बनाई मान लो, उसमें हमने सोलेनॉइड की लेंथ को डबल कर दिया, ठीक, और सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इन नंबर ऑफ टर्न्स को भी हमने डबल कर दिया। मतलब नई लेंथ क्या है 12, और उसमें नए वायर्स के टर्न्स कितने 12। तो अब पूछा गया है कि जो हमारे पास नया सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो बताओ। लिखो क्वेश्चन लिखो, इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, नंबर ऑफ टर्न्स लिखना TURNS, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, एंड द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड,
इज डबल्ड दोगुना हो गए, then find the new self inductance of solenoid. Find the new self inductance of solenoid. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा। चलो थोड़ा ट्राई करो। मान लो पुराना सेल्फ इंडक्टेंस L है, तो यहां पर 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जरा बताना कौन सा सही होगा हमारे पास। पहला ऑप्शन ले लो हमारे पास 3L, 4L, 2L, 5L। बताओ जरा नया सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। पॉज करो और ट्राई करो क्या हो सकता है इसमें। बाकी यहां पर देखो अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें किसी सोलेनॉइड के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल। सोचो रहा, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? और अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो भैया कर नहीं पाओगे एग्जाम में क्वेश्चन। ध्यान रखना, कुछ भी कर लो, फिर तुम्हारे पास एक ही काम बचेगा, पहले डेरिवेट करके यहां पर तुम सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर तुम्हारे पेपर छूट जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ फॉर्मूला याद रखना, जितने तुम्हें रिजल्ट कराए हैं, ठीक है, उनके प्रोसेस भले ही भूल जाओ, लेकिन कुछ प्रोसेस है जो प्रोसेस भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का प्रोसेस, ये प्रोसेस याद रखना ही पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं कि केवल सोलेनॉइड का या केवल तुम्हारे पास कॉइल का, सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जाए। जो हमने नहीं कराए हैं उनके भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं जो प्रोसेस था वो याद रखना ये निकालने का। लेकिन अब ये फॉर्मूला तो जरा सोचो, अब क्या हो गया, लेंथ 2 गुनी हो गई और नंबर ऑफ टर्न्स 2 गुने हो गए, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स हम कैपिटल एन को कहते हैं ना, यहाँ पर तो स्मॉल एन है। तो देखो तुम्हें यहाँ पर पता है कि हमारे पास स्मॉल एन होता क्या है, कैपिटल एन अपॉन एल ही तो होता है। रख दो उठा करके, तो कैपिटल एल क्या आएगा हमारे पास, म्यू नॉट, ये आ गया एन स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया एल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया ए इंटू एल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो एल से हमारे पास ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कैपिटल एल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट, यहाँ पर आ गया एन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आ गया एल। अब क्या बोला गया, अब देखो बोला गया जो लेंथ है उसको डबल कर दो, और हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको भी क्या कर दो, डबल कर दो, 2n कर दो। तो जरा रखते हैं l की जगह 12, n की जगह 2n, क्या आता है हमारे पास आंसर। अभी क्या होगा, बहुत होगा कि हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा। कैसे होगा अभी कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा, अब यहां पर हमारे पास ये नई सोलेनॉइड के लिए काम कर रहा है, तो हमने इसको L डैश मान लिया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला रखा है हमारे पास, देखो जरा म्यू नॉट, n की जगह क्या करना है 2n, तो देखो आ गया 2n का स्क्वायर, नीचे क्या रहेगा हमारे पास L की जगह 12, एरिया वही रहेगा, एरिया में चेंज नहीं कराया गया। देखो क्या होगा हमारे पास, ये आ गया म्यू नॉट, 2 का स्क्वायर 4, 2 से काट दो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया 2, अंदर क्या बचा हमारे पास म्यू नॉट, स्क्वायर में था तो ये आ गया एन स्क्वायर, यहाँ पर आ गया ए, और अपॉन में आ गया हमारे पास एल। ध्यान सोचो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये क्या है, यही तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसकी जगह एल रखा जा सकता है। तो जो एल डैश देख रहे हो ये क्या हो गया हमारे पास, ये 2l के बराबर आता है। इतना समझ में आएगा यहाँ पे, तो मतलब हमारे पास जो नया सेल्फ इंडक्टेंस होगा पुराने वाले का डबल हो जाएगा। ये आ गया आंसर, नोट करो।